हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल जो आप लोगों का क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कर रहे हैं, जो एकदम सटीक ऑन द पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए टोटल 10 वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसको कर लेने से आप लोगों का जो है वो पूरा अकाउंटेंसी में 30 का 30 एमसीक्यू जो है वो एकदम सही होगा। तो ये इसका वीडियो नंबर सीरीज नंबर यानी कि वीडियो नंबर 5 है। और हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 200 एमसीक्यू क्वेश्चन बना के उसका आंसर के साथ उसको दे दिए हैं। हम इसका 200 का वीडियो इसलिए नहीं बनाए ना, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा होता, लगभग 3-4 वीडियो उसी में निकल जाता। तो हम सोचे कि चलो सबसे अच्छा आप लोग को पीडीएफ आंसर के साथ दे देते। तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, वहां से जाकर के ज्वाइन करके उन सारे एमसीक्यूज को कर लेना, क्योंकि वो सारे एमसीक्यू आपके पूरे के पूरे बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपका है। और वहां से काफी सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में डिट्टो उठा करके दे देगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, और जेक बोर्ड जो है वो पीवाईक्यू से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर उठा करके देता है। हाँ जानते हैं यार, आप बोलोगे कि सर अब तो इकोनॉमिक्स में भी वही बोले थे, इकोनॉमिक्स में तो नहीं आया। अरे भाई इकोनॉमिक्स में नहीं आया मतलब क्या बोले हम। मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स में हम कुछ पढ़ाए थे, मतलब कि ऑन द पॉइंट चीज नहीं आया, कॉन्सेप्ट। उसमें भी हम यही बोलेंगे, जो लोग मेरा पूरा लेक्चर वीडियो देखता था, मेरा वर्ड्स को सुनता था, या मेरा वन शॉट वीडियो देखा था, तो उन लोगों का भी 25 26 27 एमसीक्यू सही बना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम पहाड़ जैसा दे दिया था, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है ये हम लोगों का एनपीओ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था उस साल, और चूंकि एनपीओ इस साल डिलीट चैप्टर है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटेन में होना क्या है। देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटेन में होना जो है वो वॉलेंट्री होता है। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है। साझेदारों पर डिपेंड करता है कि वो लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना, अगर बोलता पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना, तब बताना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना जो है वो हम लोगों का कंपलसरी होता है कि यानी अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ होना तो नहीं बोला, यहाँ बोला रिटेन में होना, तो भाई रिटेन में होना वॉलेंट्री होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला गया है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज क्रेडिटेड टू। हम लोग जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाते हैं, तो हमको पता है ना कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं, आपका कैपिटल अकाउंट। तो उसी कैपिटल अकाउंट में सब चीज को दिखाते हैं, पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा, पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सब चीज। तो ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किसमें किया जाता है, तो साझेदारों के पूंजी खाते पर इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ना इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में जरूर एमसीक्यू पढ़ना, जो लोग हिंदी से एग्जाम दोगे। ठीक है, जो लोग हिंदी में थ्योरी सोल्व करोगे। When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawing charge। जब बोला गया है जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, यानी कौन पार्टनर कब कैपिटल ड्रॉइंग्स किया है उसका डेट मेंशन नहीं रहता है। तो एवरेज पीरियड कब का मानते हैं, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ का मानते हैं, यानी एवरेज पीरियड जो है वो 6 महीने का मानते हैं। ठीक है, चलो 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का कौन मेथड नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड तो होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड तो होता है, हम लोगों का रीवैल्यूएशन मेथड नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति की विधि नहीं है, औसत विधि होता है, अधिलाभ विधि होता है, पूंजीकरण विधि होता है, हम लोगों का पुनर्मूल्यांकन विधि जो है ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। बोला गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग कब निकालते हैं, तो याद रखना एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल तब निकाला जाता है जब या तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, या हम लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज होते रह रहा है। मतलब या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज उस सिचुएशन पे निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला गया है ख्याति की गणना में का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है कब, जब लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति हो और लाभ के घटने की प्रवृत्ति हो, दोनों समय में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का
राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों का चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्टेड इन। देखो ध्यान से समझना, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है तो इससे इन चारों में से क्या होगा? तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है, ऑप्शन ए चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है तो पार्टनर्स के बीच रिलेशन जरूर बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। साझेदारी समझौते में परिवर्तन होने से क्या होता है? साझेदारों के मध्य संबंध हम लोगों का बदल जाता है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन बी पे बोल रहा है एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नहीं भाई, पार्टनरशिप बिजनेस बंद थोड़ी होता है, ना पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ये देखो हम लोगों को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोला, अब ये न्यूमेरिकल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसको सोल्व करो। अगर नॉर्मल भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगा, इसको आप लोग अपने से सोल्व कर लेना। एकदम देख के बताने वाला क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 4:3:1, न्यू रेशियो है हम लोगों का 5:4:3। बस हम लोगों को सेक्रीफाइस बताओ कि एक्स कितना सेक्रीफाइस किया और वाई कितना। सिर्फ एक्स और वाई का सेक्रीफाइस बताना है, जेड का नहीं। तो बता देना कितना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके बना देना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक्स और वाई जो है एक फार्म में पार्टनर है, 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को ये लोग बांटते हैं। ये लोग दी जेड को फार्म में एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो 25,000 रुपया लेकर के आया, तो गुडविल लेके आया, तो टोटल फार्म का गुडविल निकालने बोला। तो अब देखो ये जो 25,000 रुपया न्यू पार्टनर गुडविल लाया है, जो 1/5 के लिए गुडविल लाया है, इसी के बेस पे हम लोगों को फार्म का गुडविल निकालने बोला। तो इसके लिए गुडविल निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि ये जो 25,000 गुडविल है, इसको इनटू कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल। यानी न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया ना, उसको पलट दो, 1/5 को पलट देंगे तो 5/1 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 रुपया गुडविल हम लोगों का होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब मान लो कि सपोज कर लो एक पार्टनर 1/3 के लिए आया था और वो गुडविल लाया था 30,000। अगर पूछता है टोटल फार्म का गुडविल कितना होगा, तो क्या करते हैं 30,000 और इसको इनटू, इधर देखो, इधर दिखा रहे, इधर देखना। हाँ, अगर 1/3 शेयर के लिए एक पार्टनर एडमिट हुआ था और वो 30,000 रुपया का गुडविल लाया था और टोटल फार्म का गुडविल पूछता, तो टोटल फार्म का गुडविल होता 30,000 डिवाइड इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 90,000 रुपया हम लोगों का टोटल फार्म का गुडविल होता। आया मेरा बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो दिखाएंगे। ठीक, इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का पॉइंट नंबर 4। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन केस एंड आल्सो बी एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटेन अमंग द ओल्ड पार्टनर। देखो इसको समझना, अगर एक पार्टनर फार्म में एडमिट हो रहा है जो अपने साथ गुडविल लेके आया, क्लियर, और जो फार्म के पुराने पार्टनर्स हैं उन लोगों के पास पहले से गुडविल पड़ा हुआ है, उन लोगों के पास पहले से गुडविल पड़ा हुआ है। तो जो पार्टनर्स के पास पहले से गुडविल पड़ा हुआ है, उस गुडविल को वो लोग किस रेशियो में बांटेगा, ये बोल रहा है। न्यू पार्टनर जो गुडविल रहा है उसको किस रेशियो में बांटेगा, ये नहीं बोला। बोला कि पहले से जो फार्म का गुडविल है उसको किस रेशियो में बांटेगा। तो पता है पहले से जो फार्म का गुडविल है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच बांटा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, लेकिन न्यू पार्टनर का गुडविल थोड़ी बोला। बोला वो जो गुडविल अकाउंट पहले से आए, यानी एपियर गुडविल, उसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यदि न, यदि यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा तथा ख्याति खाते में पहले से ही शेष विद्यमान है, तो ख्याति पुराने साझेदारों को अलिखित किया जाएगा। यानी ये जो पुराना ख्याति है ये पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल एक्वायर हिज या हर शेयर। अगर कोई पार्टनर फार्म को छोड़ के जा रहा है और जो पार्टनर फार्म को छोड़ करके जा रहा है वो अपना शेयर तो छोड़ के जाएगा। अब जो पार्टनर अपने फार्म को शेयर छोड़ के जा रहा है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर आपस में किस रेशियो में टेकन कर रहा है, किस रेशियो में उसको वो दोनों ले रहा है। अगर ये बताया हुआ ना हो तो ओल्ड पार्टनर हमेशा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेगा। किस में ले लेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेगा। ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदारों के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचनाओं के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। किसमें ग्रहण करेंगे? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ग्रहण करेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
बोल रहा है 14 पे ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर किया, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, उस समय जनरल रिजर्व पे अगर कोई पैसा पहले से पड़ा है यानी जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, दिस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस समय पुराने पार्टनर्स के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस हो उस समय जो जनरल रिजर्व का पैसा होगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, किस अनुपात में? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 पे बोला जा रहा है ऑन डेथ, अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, तो उस समय उसका जो गुडविल होगा उसका नहीं, मतलब कोई पार्टनर डेथ किया तो उस समय जो गुडविल होगा उसको क्या करेंगे? तो भाई गुडविल को सब लोग को देंगे, ऑल पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, सबको गुडविल देंगे। ठीक है, मृत्यु पर साझेदारों का मूल्य का हिस्सा किया जाता है, ख्याति का मूल्य का हिस्सा किया जाता है सभी साझेदारों के बीच। ये थोड़ी बोल रहा है कि सिर्फ डेथ करने वाला पार्टनर का है, नहीं ना। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 पे बोला जा रहा है द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीज पार्टनर्स इज पेड टू डिजीज्ड पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म में डेथ कर गया तो डेथ पार्टनर का जो भी शेयर था वो किसको मिलेगा? तो डेथ पार्टनर का सारा शेयर उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, उसके नॉमिनी को। मृत साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके उसके निष्पादक को किया जाता है, किसको? निष्पादक को किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, नॉमिनल कैपिटल का 3 नाम होता है, या तो उसको नॉमिनल कैपिटल बोलो, या तो उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलो, या उसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, तीनों का मतलब एक ही चीज है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। नाममात्र पूंजी को जानी जाती है अधिकृत पूंजी के नाम से भी, रजिस्ट्रार्ड पूंजी के भी नाम से, दोनों के नाम से। पंजीकृत पूंजी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, कई बार ये पंजीकृत पूंजी करके लिखा हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट ₹12 ईच इट इज कॉल्ड, अगर 10 के शेयर को कितना में इशू कर दिए हैं? 12 में, तो ₹2 ज्यादा में बेचे तो इसको बोलेंगे शेयर इशूड हुआ है एट प्रीमियम पे। यदि ₹10 के मूल्य के समता अंश प्रत्येक ₹12 पर निर्गमित किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि इसको प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। 19 पे बोला जा रहा है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी शेयर होल्डर्स को कंपनी जो डिविडेंड देता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे देता है। ठीक है, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है किस पे? प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है हमेशा लाभांश, किस पे? प्रदत्त पूंजी पे दिया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड, हम लोग बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी दिखाते हैं उसमें किस चीज को यहाँ से इंक्लूड करते हैं? तो हम लोग पेड अप कैपिटल को लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं जो शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर से मिलता है। बोला गया हम लोगों का दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित किया जाता है चुकता पूंजी को, किसको सम्मिलित किया जाता है? चुकता पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, बोला गया है कि कोई भी शेयर को फॉरफिटेड कब करेंगे? तो किसी भी शेयर को फॉरफिटेड तब करते हैं फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा नहीं दे तब उसको फॉरफिटेड किया जाता है। ठीक है, अंशों को जब्त किया जा सकता है, कब जब्त किया जा सकता है? याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर, अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा नहीं दिया है तब उसके शेयर को फॉरफिटेड किया जा सकता है। आगे आते हैं 22 नंबर पे व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, अगर शेयर फॉरफिटेड किया जाए द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू, तब शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिटेड किया जाता है? कोल्ड अप अमाउंट से। आप बोलोगे सर कैसे? याद है फॉरफिटेड करने का जर्नल एंट्री बनता है याद है जर्नल एंट्री क्या बनता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल सीनियर। तो याद करो वो जो डेबिट में हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें मल्टीप्लाई किससे करते थे? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कोल्ड अप से, कंपनी जितना कोल्ड अप करता था उससे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोल रहा है? अंशों के हरण पर अंश पूंजी को क्रेडिट किया गया है, किया जाता है या क्रेडिट किया जाएगा मांगी गई राशि से। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 पे बोल रहा है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर बीइंग री इशूड इज ट्रांसफर टू, अगर हम लोग शेयर फॉरफिटेड किए, फॉरफिटेड करके शेयर री इशू किए, उसके बाद जो पैसा बचा वो किसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कौन से अकाउंट में? तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब्त अंश खाता का शेष उसके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किया जाता है, कहाँ? संचित पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर इज ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट। ठीक है, ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र एक ऋण का प्रमाण पत्र होता है, यानी लोन सर्टिफिकेट होता है डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन है। 25 नंबर, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स प्रीमियम कैन बी यूज फॉर, अगर कंपनी डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किया था और प्रीमियम में डिवेंचर को इशू करके कंपनी को जो पैसा मिला, उस पैसे को कंपनी कहां खर्च कर सकता है? तो उस पैसे को कंपनी मीटिंग कैपिटल लॉसेस, जो कंपनी का कैपिटल लॉसेस है उसके लिए कंपनी उसको खर्च करेगा। ठीक है, बोल रहा है कि ऋण पत्र की प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है। तो कंपनी प्रीमियम पे अगर ऋण पत्र को इशू करता है, बेचती है, तो प्रीमियम पे जो अतिरिक्त पैसा मिला है उसका पैसा को कंपनी पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए कर सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, दीज आर, अगर कंपनी ओपन मार्केट से कोई डिवेंचर खरीदती है और उस डिवेंचर को तुरंत कैंसिल नहीं करती है, मतलब डिवेंचर अपने पास रख लेती है, तो कंपनी के लिए वो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट बन जाता है। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि पुनः रद्द नहीं किया जाता है, यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो कंपनी का विनियोग कहलाती है, यानी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, अगर कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है, एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, और अगर उसका पेमेंट जो है वो प्रीमियम में किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज डेबिटेड एट ए टाइम ऑफ इशू, तो इशू करते समय क्या जर्नल याद है, क्या जर्नल बनता है? अगर आपको थोड़ा सा भी फॉरफिटेड और रिडम्पशन का एंट्री याद है तो आपको पता है, जब वो प्रीमियम पे रिडम्पशन करता है तो डेबिट में एंट्री होता है, एक एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। देखो हिंदी में बोल रहा है भाई, जब ऋण पत्र को छूट पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है, तो निर्गमन के समय निम्नलिखित खाते में से किसके नाम से नाम किया जाता है? नाम का मतलब होता है डेबिट, तो डेबिट किसको करेंगे? प्रीमियम पर शोधन का ऋण खाता। देखो कुछ कुछ हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन अकाउंट्स में एमसीक्यू में आप जरूर हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में भी पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आए। बोला गया है द एसेट ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड, आजकल बैलेंस शीट के अंदर कंपनी जो अपने एसेट को दिखाता है वो दो तरीके से दिखाता है, एक दिखाता है करंट नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में दो चीज बनता है, आपका फिक्स एसेट, उसके अंदर में टंजिबल और इनटंजिबल बनता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन पे हम लोगों का, एक व्यवसाय की संपत्ति को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो गैर चालू और चालू संपत्तियों के रूप में बांटा जाता है। अब बैलेंस शीट को देखना ना, कभी भी कोई भी बैलेंस शीट को देखना, एसेट साइड में यही दो हेडिंग दिखेगा आपको। ठीक है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। द टर्म करंट एसेट इंक्लूड, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? स्टॉक भी आएगा, डेटर्स भी आएगा, कैश भी आएगा, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। चालू संपत्ति में सम्मिलित होता है, स्टॉक भी होता है, देनदार भी होता है, रोकड़ भी होता है, तो इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन, आज के समय में जब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बना, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 बना, उसके बाद से जितने भी कंपनी है वो बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में बनाता है। किसमें बनाता है? वर्टिकल फॉर्म में। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है लंबवत रूप में, और ये कब बना था? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जब बना, उसके बाद से अब कंपनी बैलेंस शीट जो है वो लंबवत यानी वर्टिकल फॉर्म में बनाता है। अब देखो 2023 में आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था उसमें 40 एमसीक्यू पूछा गया था, इसमें यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 40 एमसीक्यू मिलेगा। डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, कंपनी के अंदर में जो डिवेंचर होता है जिसको वो बैलेंस शीट में दिखाता है, वो किस हेडिंग के अंदर दिखाता है? तो सिक्योर्ड लोन के अंडर में दिखाता है। आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र को किस शीर्षक के अंदर में दिखाया जाता है? तो सुरक्षित ऋण पत्र के अंदर में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 नंबर पे बोला गया है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस इट इज कॉल्ड, अगर दो या दो से अधिक कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि दो या दो से अधिक कंपनियों का बैलेंस शीट या दो या दो से अधिक कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उन दोनों को एक साथ एनालिसिस किया जाता है, तो इसको बोला जाता है इंटर फार्म एनालिसिस। ठीक है, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है अंतर फार्म विश्लेषण। क्या कहा जाता है? अंतर फार्म विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फॉर होम इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए बनाना जरूरी नहीं है? तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया,
इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर क्या करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जान के? बाकी इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कंपनी, एम्प्लॉय को तो चाहिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? तो भारत के राजदूत के लिए नहीं होता है, ठीक है? बाकी सबके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन बेड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राई टू डिपिक्टेड एज गुड इट इज नोन एज। अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब था, कंपनी बहुत लॉस में जा रहा था, लेकिन अपने गलत पोजीशन को सही दिखाता है कंपनी। एक्चुअल में कंपनी को पूरा लॉस हुआ था, कंपनी डूबा पड़ा है, मर रहा है कंपनी, लेकिन फिर भी उसको अच्छा दिखाता है कंपनी की ना, मेरा कंपनी तो अच्छा चल रहा है, मेरा कंपनी तो भाई बवाल है, मेरा कंपनी में तो बहुत भयानक प्रॉफिट होता है। ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कंपनी का, तो उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। क्या बोला जाता है उसको? विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब जब कंपनी की खराब स्थिति को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो इसे कहा जाता है ऊपरी दिखावट। क्या किया जाता है? ऊपरी दिखावट। भाई तुम अंदर से कमजोर है, खोखला है, बस तुम ऊपर ऊपर मेकअप उकअप करके रेडी हो गया है। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो? एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, लिक्विड रेशियो बोलो, या तो फिर हम लोगों का आपका क्विक रेशियो बोलो, ये निकालते समय किसको नहीं जोड़ते हैं? तो हम लोग स्टॉक को नहीं जोड़ते हैं। आपको फॉर्मूला भी इसका याद होगा ना, स्टॉक को माइनस करते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसमें हम लोग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्ति में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो स्टॉक को। फॉर्मूला अगर याद होगा आपका तो ये तुरंत बन जाएगा। 36 नंबर में बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। लाभदायकता अनुपात सामान्यतः प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को नॉर्मली परसेंटेज में दिखाते हैं, प्रतिशत में। आप नीचे हमको कमेंट करके बताओ कि किस रेशियो का आंसर टाइम में आता है, किस रेशियो का आंसर टाइम में आता है, नीचे हमको कमेंट करके बताओगे। अब देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था जो काफी अच्छा है। अब न्यूमेरिकल है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे, है ना? यहाँ चलो यहाँ सोल्व करते हैं, ध्यान से समझना। एक कंपनी है जिसका सेल 4,20,000 है और सेल्स रिटर्न आ गया 20,000, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है वो 3,20,000 है, तो हमको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में पूछना था, लेकिन एमसीक्यू में उस साल दे दिया था, लेकिन हमको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ही देगा, यानी 3 नंबर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बोला तो हम सबको पता है फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अगर ये फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हमको ग्रोस प्रॉफिट निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? ग्रोस प्रॉफिट। अब अगर हम लोग पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालने चलेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप बोलोगे कि सर नेट सेल कैसे निकलेगा? तो नेट सेल में देखो सेल कितना का किया था 4,20,000 और सेल रिटर्न कितना आ गया 20,000, तो सेल्स रिटर्न घट जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा, यानी 4,20,000 माइनस 20,000, तो 4 लाख हम लोगों का नेट सेल आ गया। आ गया। अब माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दिया है 3,20,000, 3,20,000 घटा दिए, तो 3,20,000 माइनस किए तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 80,000 आ गया, ग्रोस प्रॉफिट हो गया। चलो अब निकालते हैं हम लोग ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या था? ग्रोस प्रॉफिट जो 80,000 आया है डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो अभी तो नेट सेल 4 लाख निकाले हैं ना, 4 लाख निकाले हैं और इनटू करेंगे हम लोग 100 से। ठीक है, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का ये 20% निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा? 20% निकल के आ जाएगा। अब बताओ 20% कहाँ है? 20% है ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको जहां तक है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 3 नंबर में तो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो 37 के बाद आते हैं 38 नंबर। यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला पूछ रहा है चालू संपत्ति का क्या सूत्र है, यानी कार्यशील पूंजी का क्या सूत्र होता है? तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखो 39 पे बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रीपेड फ्रॉम। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कहाँ-कहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं? बैलेंस शीट को देख के बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो क्या उसको देख के बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठे को देख के, लाभ हानि खाते को देख के, अतिरिक्त सूचनाओं को देख के, तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। यहां से क्या होगा जिससे हम लोगों का कैश नहीं आएगा, है ना? देखो
डिक्रीज इन डेटर, अगर हम लोगों का डेटर घट गया, जाहिर सी बात है अगर डेटर घट गया तो कैश इनफ्लो तो होगा। इसके बाद केस इश्यू ऑफ शेयर, शेयर बेचेंगे तो केस आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी बेचेंगे तो केस आएगा। लेकिन डिक्रीज इन क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर घट गया, इसका मतलब है कि हम लोग क्रेडिटर को पैसा दे दिए हैं तो पैसा चला जाएगा, तो ये आउटफ्लो होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? तो लेनदारों में कमी। ठीक है, आया समझ में? तो बस इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी सोल्व कर लिया। अब देखो, हम लोगों ने मोटा-मोटी क्या कर लिया, हम आप लोगों को इस साल का मॉडल पेपर करवा दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू करवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 200 एमसीक्यू करवा दिए और परख का एक मॉडल पेपर सेट करवा दिए। इसके अलावे अगर आपको कुछ करना है तो हम 2 चीज़ बोलेंगे, एक परख का जो बाकी 2 मॉडल पेपर बाकी है एमसीक्यू का, आप उसको कर लेना। और दूसरा, अगर आपके पास इसके अलावे कोई भी और एक गेस्ट पेपर है, आपके पास कोई भी गेस्ट पेपर है, ठीक है? शर्मा गेस्ट पेपर है, वर्मा गेस्ट पेपर है, या तो फिर आपके पास एग्जाम स्कोरर एसबीपीडी पब्लिकेशन का है, कोई भी गेस्ट पेपर है, अगर आपको इसके अलावे कुछ करने मन होगा, तो एक बार आप गेस्ट पेपर को देख के कर लेना और नहीं तो वो 200 जो एमसीक्यू दिए हैं, आप उसको भी कर लेना। इससे ज़्यादा और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा पूछेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको बैकअप के लिए पढ़ के रखना है, तो हम जो-जो चीज़ पढ़ने बोले उसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है? अगर समय बचेगा तो हम बाकी का भी वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएँगे तो सारा पीडीएफ आंसर के साथ हम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे देंगे, ठीक है? उसके लिए आप लोग निष्फ़िक्र रहो।